जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 कराने जा रहे हैं, जो कि भाषा विज्ञान के अंतिम पार्ट है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। 11, 13, 14, 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 11। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। 11 होती है। चलिए अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो इसका भी सही आंसर वही होगा, अनुच्छेद 343। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। यानी संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय के बारे में दिया गया है। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। चलिए अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ। यानी देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। खरोष्ठी लिपि, फारसी से, मराठी से या ब्राह्मी लिपि से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। यह हुआ है ब्राह्मी लिपि से। चलिए अगला प्रश्न है, तो जो लोग चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना या सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है। यानी इसमें से कौन सी ये विशेषता है जो देवनागरी में नहीं दिया गया है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, या इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें शिरोरेखा का महत्वपूर्ण प्रयोग है या प्रयोग महत्वपूर्ण है, और विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह देवनागरी की विशेषता नहीं है, बाकी इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, यह भी सही है। और इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, यह भी इसकी विशेषता है। और इसमें शिरोरेखा का महत्वपूर्ण प्रयोग, यह भी एक सही है। चलिए अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक या प्रतीकात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, वह अक्षरात्मक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28
28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, या तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, या तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरि ने, या तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि के सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। चलिए अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी, या विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी, यानी सुनीत होगा यहाँ जगह, सुनीत कुमार चटर्जी विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, पंजाबी की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि क्या है? वह है गुरुमुखी। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? 353, 351, 343 या 344। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो यह भी, इसका भी सही आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से 21वीं तक, या 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। इसका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से 21वीं तक, या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ पूर्व होगा पूर्व तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, या नेपाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाली। चलिए अगला प्रश्न है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? यह किया गया था भोपाल में। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? वह होता है व्याकरण से। चलिए अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, या परिनिष्ठित हिंदी।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मानक हिंदी का आधार क्या है, वह है खड़ी बोली। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। 1600 ईसा पूर्व के आसपास, या 1500 ईसा पूर्व के आसपास, या 1400 ईसा पूर्व के आसपास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व के आसपास। चलिए अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा के नाम सबसे पहले किसने सुझाया। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, या महात्मा गांधी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, वह सुझाए राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1948, या 15 सितंबर 1949। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। यह की गई 14 सितंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है। भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, या उपर्युक्त तीनों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा लिखने में। लिपि का जो प्रयोग होता है वह भाषा लिखने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी भाषा इनमें से प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, या संस्कृत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा अपभ्रंश। कौन सी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है, वह है अपभ्रंश। चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। पंजाब राज्य में हिंदी का प्रचार किसने किया। सदन मिश्र, श्रद्धाराम फिलौरी, या लल्लू लाल, या राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फिलौरी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी से कहाँ से प्रकाशित हुआ था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता से। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ, वह हुआ कोलकाता से। चलिए अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास ने पंचामाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया। अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त ध्वनियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार श्याम सुंदर दास ने पंचामा अक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया, वह सुझाव दिए अनुस्वार का। चलिए अगला प्रश्न है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित में हुई। तो 1966 में, 1956 में, 1964 में, या 1965 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 में। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुई। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुई। 1966 में, 1956 में, 1967 में, या 1975 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 में। चलिए अगला प्रश्न है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बीजी खेर, जेबी पंत, सुनीति कुमार चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजी खेर। बीजी खेर मतलब बाल
गंगाधर खेर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18 या 22? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो वह किया गया है 22 भाषाओं की। चलिए अगला प्रश्न है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ था? नागपुर, कानपुर, भोपाल, प्रयागराज? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। चलिए अगला प्रश्न है, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। इनमें से मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान कौन सा नहीं है? बोली, भाषा, मानक भाषा, सहजता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सहजता। चलिए तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं कल अब एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।